फीकी करते हुए लोगों के दिलों में जगह बनाई और सत्ता में लौटे। जब हम सत्ता में लौटे तो हमने जनता के हितों में मनरेगा, आरटीई, खाद्य सुरक्षा का अधिकार जैसे कई कदम उठाए जो आज भी मिसाल बने हुए हैं। हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा इतिहास हमारी विरासत है और भविष्य हमारा लक्ष्य है। जिनकी विरासत होती है उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं और उनको निजी स्वार्थ की इजाजत नहीं होती। आज देश में जो नफरत का माहौल है, बेरोजगारी का जो आलम है, महंगाई का जो तांडव है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलितों पीड़ितों को जीने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और हमारे सबसे बड़े ग्रंथ संविधान की हर रोज हत्या हो रही है, भारत के महान मूल्यों को रोना जा रहा है। तो आवश्यक है कि हमारा लक्ष्य इनके खिलाफ खड़े होकर जनता की आवाज बुलंद करना होना चाहिए और पूरा विश्वास है कि हम ऐसा करें। उदयपुर में होने वाला कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर अपने आप में अनूठा और देश भर की चिंताओं को समेटे हुए नव संकल्प चिंतन शिविर में देश भर की समस्याओं पर विचार करने और जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस ने कुल 6 समितियां बनाई हैं, जिसमें राजनीतिक मुद्दे, आर्थिक चुनौतियां, किसान मजदूर की समस्या, सामाजिक न्याय, संगठनात्मक बदलाव, युवाओं व महिलाओं के मुद्दों को केंद्र में रखा गया है। राजस्थान की वीर भूमि पर हो रहा नव संकल्प चिंतन शिविर देश को तमाम चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा और हम एक बार फिर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पुनः मजबूती से उठेंगे और आजाद भारत की आजादी की इस लड़ाई में विजय प्राप्त करेंगे। जय हिंद। शुक्रिया राहुल जी। मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय अशोक गहलोत जी से कि वो सबसे वरिष्ठ और तजर्बेकार कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता होने के नाते भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ अपना मार्गदर्शन हमें देंगे। गहलोत साहब। हमारे साथ बैठे तमाम सुलेवाला जी, गुता साहब जी, अन्य हमारे साथीगण, तमाम साथीगण में सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये ऐतिहासिक घड़ी आई है राजस्थान के लिए। नव संकल्प शिविर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष जी ने राजस्थान चुना शिविर के लिए। और मेवाड़ की धरती पर आप सब दूर दूर से आए हैं। मैं तमाम जो डेलीगेट आए उनका भी साथ साथ में आप सब पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं कि पिछले 7 साल से जो हालात है देश के, वो जिन हालातों में देश गुजर रहा है, जहाँ संविधान की धज्जियां उड़ रही हो, लोकतंत्र खुद खतरे में पड़ रहा हो, पूरे देश में तनाव का माहौल हो, हिंसा का माहौल हो, वो चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। ऐसे माहौल में कांग्रेस पार्टी, जिसका एक शानदार इतिहास, कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान कर रहा है, हमें गर्व है कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अम्बेडकर साहब के ज़माने से ही संविधान भी बना और प्रोग्राम प्रिंसिपल स्थापित हुए, और वही आज देश को एक अखंड रखे हुए, अनेकता में एकता वाले मुल्क के अंदर जो कांग्रेस की नीति है, सिद्धांत है, कार्यक्रम है, उसकी आधार पर देश चलता रहा। चाहे इंदिरा गांधी जी को एकमात्र भक्ति रही है आजादी से पहले और आजादी के बाद, राष्ट्र के लिए बलिदान की परिपाटी कांग्रेस का इतिहास भी है, वर्तमान भी और भविष्य भी। और आज देश में, दिल्ली में बैठी देश की सरकार ने
इस देश के संविधान और देशवासियों दोनों पर हमला बोल रखा है। सच्चाई यह है कि देश राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संक्रमण काल से गुजर रहा है। ऐसे में आजादी के आंदोलन के कोख से जन्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक बार फिर संविधान की रक्षा, देशवासियों के हकों की रक्षा और उनके लिए लड़ाई की परिपाटी पर खरा उतरना होगा। यह हमारा दायित्व भी है और यह वक्त की मांग भी है। और इसीलिए देश की अपेक्षाओं के अनुरूप आत्मचिंतन, देश की अपेक्षाओं के अनुरूप आत्म मंथन और आत्म अवलोकन करने के लिए 13, 14 और 15 मई को उदयपुर का नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। राष्ट्र धर्म की कसौटी पर नव संकल्प क्यों? ये एक सवाल है जो आम जनमानस भी और मीडिया के साथी हमसे पूछते हैं। साथियों, 6-7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। आज भारत भयावह आर्थिक असमानता का शिकार है। देश के 142 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति एक साल में 30 लाख करोड़ बढ़ गई, परंतु देश के 84% घरों की आय और तनख्वाह गिर गई या कम हो गई। 15-15 लाख तो खाते में आए नहीं। जो पैसा बचत का था वो आम जनमानस का, वो भी लुट गया। दूसरा पहलू, गर्त में गिरती अर्थव्यवस्था के चलते भारत का रुपया अब बेदम सा दिखता है। 75 साल का रिकॉर्ड आज टूट गया। जब आज हम सब बात कर रहे हैं, 75 साल में रुपये की सबसे भारी गिरावट आज के दिन आई, जब एक अमेरिकी डॉलर के बदले में अब 77 रुपया 56 पैसे रुपया की कीमत हो गई। अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? दूसरी ओर 68 सालों में देश पर कर्ज था साल 2014 तक 55 लाख करोड़। 8 साल बाद दिल्ली के हुक्मरानों की सत्ता के 8 साल बाद 2022 में वो कर्ज हो गया 135 लाख करोड़। 68 साल में 55 लाख करोड़, 8 साल में बढ़कर हो गया 135 लाख करोड़। मोदी सरकार हर रोज मुझ पर, हम सब पर, आप पर, आपके दर्शकों और पाठकों के सर पर 4000 करोड़ रुपया कर्ज हर रोज लेती। हर हिंदुस्तानी पर 1 लाख रुपए का कर्ज अकेली भारत सरकार ने चढ़ा दिया। तीसरा पहलू, महंगाई और मोदी सरकार दोनों ने मिलकर जनता का जीवन नर्क बना दिया। साल 2014 में कांग्रेस के समय जो सिलेंडर 410 रुपए का था, आज वो 1000 रुपए का है। साल 2014 में जो पेट्रोल 71 रुपया लीटर था, आज वो 105-106 रुपया लीटर हो गया। जो डीजल 2014 में 56 रुपया लीटर था, किसान का ईंधन, आज वही 97 रुपया लीटर हो गया। अकेले पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगा। मोदी सरकार और भाजपा ने 27 लाख करोड़ तो कमाया, पर देशवासियों को क्या मिला? सवाल ये। यही हाल आटा, दाल, खाने का तेल, सब्जी, टूथब्रश, शैम्पू, टीवी, फ्रिज, हर रोजमर्रा की जरूरत की वस्तु का। चौथा पहलू, देश का युवा बेरोजगारी के घिनौने साए में आज संघर्षरत है। पहली बार देश के इतिहास में, शायद 45 वर्षों में, इतनी भयंकर बेरोजगारी है। सरकारी आंकड़े भी 8% बेरोजगारी बताते हैं, पर स्थिति जमीन पर और ज्यादा भयावह है। भारत सरकार सरकारी उपक्रमों और प्रांतीय सरकारों के अगर सरकारी पदों की बात करें तो इस देश में 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहां से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं, 2,55,000 पद खाली पड़े। एमएसएमई, लघु छोटे उद्योग,
उन पर ताला लग गया। 2 करोड़ रोजगार देना तो दूर की बात है, कई करोड़ रोजगार चले गए। 5 माह पहले देश के सत्ता के सिंहासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर बैठे लोग किसान और खेती के दुश्मन बने बैठे। कभी 3 काले कानून लाकर खेती पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा होने का षड्यंत्र होता है, तो कभी खेती पर टैक्स लगाया जाता है। पहली बार खाद पर जीएसटी, कीटनाशक दवाई पर जीएसटी, ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर जीएसटी। यह अपने आप में अनूठी बात है। यूरिया और डीएपी के दाम इतने बढ़ गए और उनकी सब्सिडी इतनी ज्यादा काट दी गई कि अब किसान के लिए वो खरीदना मुश्किल हो गया। और एमएसपी गारंटी कानून पर चर्चा तक नहीं। मनरेगा का बजट काट दिया गया। 100 दिन का काम तो दूर की बात है, 20 दिन का काम गरीब मजदूर, भूमिहीन मजदूर को नहीं मिलता। किसान की आय 2022 तक दुगनी होनी थी, परंतु यहां तो उपज की लागत मिलने के लाले पड़े। छठा पहलू, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों, उनके लिए तो जैसे दिल्ली की सरकार के दरवाजे बंद हो गए। दलित आदिवासी सब प्लान खत्म कर दिया गया। उनके आरक्षण और दलित पक्षधर कानूनों को जबरन आक्रमण और अतिक्रमण उन पर किया जा रहा है। पीएसयूज बेचकर दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। दलित अत्याचार चरम सीमा पर है। दलित कल्याण की केंद्रीय सरकार की स्कीम कुल बजट का 4.4% रह गई है और अब तो केंद्र सरकार पिछड़ों की संख्या की डेटा तक, सेंसस तक रिलीज करने से मना कर रही है। और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक 7वां पहलू और, देश की संप्रभुता और भूभागीय अखंडता पर चौतरफा हमला बोला गया। 1 साल से अधिक से चीन ने लद्दाख में भारत मां की सरजमी पर कब्जा कर रखा है, परंतु मोदी सरकार चीन को वापस खदेड़ने में असक्षम साबित हुई। चीन ने अरुणाचल में अतिक्रमण कर हमारी सीमा के अंदर तक गांव बसा लिए, पर सरकार कुछ नहीं करती। डोकलाम में मिसाइल बैटरीज, बंकर और आर्म फोर्सेज और सड़क बनाकर हमारे 7 उत्तर पूर्व के प्रांतों को कट ऑफ करने का षड्यंत्र हो रहा है, पर सरकार चुप है। दिल्ली की सरकार केवल चाइनीज ऐप बैन करके वाहवाही लूट रही है और चीन से $97 बिलियन की वस्तुओं का आयात केवल 1 साल में हुआ। यह इस देश की हालत है। देश और समाज की इन समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए भाजपा और मोदी सरकार ने केवल चौतरफा धर्मांधता और रूढ़िवादिता का अंधकार फैला अल्पसंख्यक वर्गों को निशाना बना रखा। उसमें मुसलमान हैं, उसमें सिख भाई हैं, उसमें ईसाई भाई हैं। रोज नया हिंदू मुसलमान विवाद पैदा किया जाता है और देश की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। समाज में हिंदू मुस्लिम विभाजन के बीज बोकर तुष्टीकरण की इस राजनीति को आधार बनाकर भाजपा वोट की खेती काटने को तलाशती रहती है। हर प्रांत में जहां चुनाव होगा 1 साल पहले दंगे शुरू हो जाएंगे। राजस्थान इसका सबसे ताजा उदाहरण है। चुनाव में अब तरक्की, विकास, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, पुल, बिजली घर, एमएसएमई, उद्योग, खेती, बढ़ोतरी, ये मुद्दे नहीं रह गए। भाजपा प्रायोजित मुद्दे हैं क्या? शमशान कब्रिस्तान, बुलडोजर, लाउड स्पीकर, गर्मी निकालना, मंदिर बनाम मस्जिद बनाम गिरजाघर बनाम गुरुद्वारा। आप क्या खाएंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, इसको लेकर विवाद। और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मीडिया के भाइयों के एक हिस्से को भी इस सारी साजिश के अंदर कहीं ना कहीं पिरो लिया और पूरे देश के अंदर आज एक विषैला माहौल पैदा किया जा रहा है। आज देशवासियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष यही सबसे बड़ी चुनौती है। साथियों, क्या देश ऐसे चल सकता? क्या देश ऐसे तरक्की कर सकता? क्या देश ऐसे आगे बढ़ सकता? क्या भविष्य के भारत का निर्माण
हिंदू मुसलमान के बंटवारे के आधार पर होगा? क्या भविष्य के भारत का निर्माण जातिगत बंटवारे और आर्थिक भेदभाव के आधार पर होगा? क्या ये गांधी का भारत है? क्या ये नेहरू, पटेल, बिस्मिल, आजाद, बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान का भारत हो सकता है? ये कुछ सवाल है जो आज हम सबके सामने हैं। और कांग्रेस का संगठन भी हमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए आज जब देश इन वेदनाओं में डूबा हुआ है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी इन चिंताओं के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करे। इसलिए नवसंकल्प चिंतन शिविर, हम जानते हैं कि देश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपेक्षाएं हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंदर त्रुटियां हैं, हम जानते हैं कि हमारे अंदर कमियां हैं, हम जानते हैं कि हमें अपना विचार और संगठन दोनों में और सुधार करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि हमें बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को पुनर्ढालना होगा और अपने आप में तब्दीलियां करनी होगी। इसीलिए इस विचार के साथ इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। यहां से जो निष्कर्ष निकलेगा उदयपुर की, राजस्थान की वीरों की धरती से, वो न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों से आगे बढ़ने की दिशा देगा, परंतु देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण भी करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। अपराध में नंबर 1 और इस सरकार को उतार पर फेंकने का उन्होंने आह्वान किया। क्या कहना है इस कॉल पे और क्या जवाब है आपका? कहाँ के कौन आगे से क्या है? राजस्थान में पहले मैंने कहा कई बार NCRB के जो आंकड़े हैं उसको अगर देखेंगे तो सच्ची से मालूम पड़ेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर राजस्थान में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया जो देश में कहीं नहीं है। जब सरकार आई हमने कहा है कि हर थाने के अंदर FIR कंपल्सरी कर दी जाएगी। अगर वहाँ FIR दर्ज नहीं होगी तो थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी और SP के ऑफिस में FIR दर्ज होगी जो होने लग गई है। इसलिए आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को। हकीकत दूसरी है जो आपको NCR की बुक मिलेगी, आपको NCRB की बुक। नंबर 2, तो ये जो स्थिति है ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है जिसको समझ नहीं जा सकता कि अगर FIR लॉन्च करना कंपल्सरी करोगे, और जब मैंने कंपल्सरी की थी 2019 के अंदर तब भी मैंने मीडिया के बंधुओं को कहा था इससे आगे बढ़ेंगे, हम उनकी चिंता नहीं करेंगे, हमें फरियादी की उनको न्याय मिले ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। और हमने थानों के अंदर स्वागत कक्ष बनाए जो हिंदुस्तान में कहीं करेंगे, कम से कम दिए हुए तो ठीक करे, वरना कोई जाना हिम्मत नहीं करे थाने के अंदर, पता नहीं बदतमीजी होगी वहाँ पर। तो सारा हम लोगों ने कई फैसले किए, उसका असर भी है। जो पहले कोर्ट के माध्यम से आते थे केस, आधी से कम संख्या हो गई उसकी। जो तफ्तीश में टाइम लगता था 200 से अधिक दिन का, वो आधे से कम हो गया। तो हमारे नवाचार के कई फायदे हो गए। पर ये बातें जो है बताने की बजाय हमारे जो नेता प्रतिपक्ष या जो नेता विपक्ष की पार्टी होंगे वो इसको प्रचार करने में उनकी रुचि रहती है। क्राइम जो होता है वो कई कौन सा राज्य में नहीं होता, रेप भी होते हैं, डकैती होती है, चोरी होती है। हमारे यहाँ 4 चौबंद व्यवस्था है, हम लोग कोई से लगे में। तो दुर्भाग्य से जो मैं कहना चाहूँगा लास्ट में, अगर भारत सरकार में बैठे हुए लोग जिनको बार बार विपक्षी पार्टी में लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को आगे आके देश को संबोधित करना चाहिए कि देश में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जहाँ शांति सद्भाव होगा वही विकास होगा। प्रधानमंत्री जी ने आज तक आगे आकर इस बात को स्वीकार नहीं किया। आज देश में जो माहौल है तनाव का,
हिंसा का वो कल्पना नहीं कर रहे। राजस्थान में 3 घटनाएं हुई हैं, छुटपुट घटनाएं और हो रही है। आप अगर गहरे से जाएंगे तो पाएंगे कि इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र कोई कल्पना नहीं करता। सुनील ने ठीक कहा कि जब अगर आप जब चुनाव आते हैं वहाँ ये हरकतें चलती हैं, हम उसका मुकाबला करेंगे। तो गहलोत साहब, आदरणीय मित्र, केवल एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप हर सवाल पूछिए, स्वागत है। अगर कुछ चिंतन शिविर को लेके पहले प्रश्न हो जाएं और उसके बाद फिर अन्य सवाल भी, पर आपने क्योंकि कहा तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से केवल ये जोड़ना चाहूँगा। एक अंग्रेजी की कहावत है, वो जरूर नड्डा साहब को बताइएगा। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग एंड नो नॉलेज इज इवन मोर डेंजरस एंड नॉलेज ऑफ मैल इंटेंट इज वर्स्ट। नड्डा साहब अगर राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े चेक करते तो ये पाते कि देश में सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में है, जहां उनका लगातार शासन है। सबसे ज्यादा बलात्कार हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ मध्य प्रदेश में होते हैं। सबसे ज्यादा देश में गैंगरेप हरियाणा में हो रहे हैं। यहां सब जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन है। सवाल, वो जब यहां आए थे उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि चिरंजीवी स्कीम जो राजस्थान ने लागू की है, हर व्यक्ति को बीमा देने की, हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज देने की, वो अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार से सीखकर पूरे देश में लागू करेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि भूमिहीन मजदूर को जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार पैसा देती है, हम कहेंगे कि बाकी जगह भी दिए जाए। काश वो कांग्रेस की सरकारों से कुछ सीख लेते। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशेष पुरानी पेंशन स्कीम वो मोदी जी को कहे कि पूरे देश में लागू करवाएंगे। उन्हें जैसे सावन के अंधे को सब कुछ हरा नजर आता है। दुर्भाग्य से नड्डा साहब हमारे बुजुर्ग हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ अच्छा दिखता है। ये उनके मन का मैल है या उनके दिमाग का पूर्वाग्रह है, ये तो वही बता सकते हैं। तो गहलोत साहब, रमन न्यूज 24। यस सभी कम क्या इस चिंतन शिविर में को लेकर जो कर रही है उसको लेकर कोई चिंतन होगा? नंबर 2, जो पंजाब में आपकी सरकार गई वो अंतर्द्वंदों की वजह से गई थी, इस तरह से वहाँ के और बाकी जगह भी हालात करीब करीब वैसे ही, तो क्या जो अंतर्द्वंद है क्या उसको कॉप अप करने के लिए भी? जी सर, पहले तो कभी भी हरियाणा के आदमी से 2 सवाल इकट्ठे नहीं पूछते, भूल जाते हैं। पर फिर भी आपने पूछा है तो मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैंने तफसील से आपको बताया, इस देश के एक नागरिक के तौर पर मैं और आप, हम दोनों और जो सब यहां बैठे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। क्या केवल हिंदू मुस्लिम नफरत के बीज बोकर और नफरत की उस खेती को काटकर वोट बटोरकर यह देश चल सकता है? सवाल इस देश के सामने आज ये है। क्या मंदिर मस्जिद का टकराव करा के देश प्रगति कर सकता है? क्या जाति के आधार पर विभाजन करके ये देश आगे बढ़ पाएगा? क्या देश का एजेंडा प्रगति, तरक्की, स्कूल, शिक्षा, यूनिवर्सिटी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, अस्पताल, ब्रिज, खेती, रोजगार होना चाहिए, या फिर लाउड स्पीकर और बुलडोजर? ये मुख्य धारा का अंतर है जिस पर चिंतन, जैसा मैंने कहा, इस नवसंकल्प चिंतन शिविर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करेगी। एक विचारधारा वो है जो लाउड स्पीकर और बुलडोजर पर आपकी वोट मांगती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे को कोविड में शिक्षा मिली हो या ना मिली हो, आपके चलने के लिए सड़क हो या ना हो। वो केवल और केवल उदार हृदय हिंदू धर्म का नाम लेकर उसकी आड़ में नफरत की खेती कर रहे हैं, क्योंकि सबसे उदार, सबसे समावेशी और सबसे सनातन शायद हिंदू धर्म है, क्योंकि एक सभ्यता भी है।
उस सभ्यता को षड्यंत्रकारी तरीके से दूषित करने का, वहां नफरत और बंटवारे का जहर बोने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा सवाल करूं, आपके समक्ष रखूं। उत्तराखंड में अब दंगे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वहां चुनाव हो गया। नहीं तो 1 साल उत्तराखंड खबर में रहा, हर रोज दंगे होते। अब उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों बंद हो गए? क्योंकि चुनाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा संपन्न हो गया। अब कर्नाटक में क्यों शुरू हो गए? क्योंकि वहां 14 महीने बाद चुनाव है। राजस्थान में क्यों शुरू हो गए? क्योंकि अगले 1 साल में यहां चुनाव है। क्या ये एक पैटर्न नजर नहीं आता? गोवा में चर्च पर हमला बोला जाता था जब तक चुनाव नहीं हुआ था। अब गोवा में कुछ नहीं हो रहा। जहां जहां चुनाव होता है, लोगों का ध्यान भटकाने और तुष्टीकरण की नई राजनीति करने के लिए, जहां ईसाई है वहां हिंदू और ईसाई के बीच, जहां सिख हैं वहां हिंदू और सिख के बीच, जहां मुसलमान हैं वहां हिंदू और मुसलमान के बीच, जहां मुसलमानों की संख्या कम है वहां जैसे पटेल और गैर पटेल के बीच, मराठा और गैर मराठा के बीच, हरियाणा में जाट और गैर जाट के बीच ये तुष्टीकरण और बंटवारे की राजनीति करेंगे। जनता को भी सजग होना पड़ेगा और कांग्रेस को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। यही इस देश की परिपाटी भी है और यही सच्चा राष्ट्र धर्म है। हम उस राष्ट्र धर्म पर खरे कैसे उतरें, संगठनात्मक बदलाव कैसे लाएं, आत्मचिंतन आत्म अवलोकन कैसे करें, ये कार्य हम करेंगे। और इसमें से जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक नई दिशा देगा, ऐसा हमें विश्वास है। आपने अंतर्द्वंद की बात की। किसी भी दल के लिए वैचारिक भिन्नता सही है, पर जब वो वैचारिक भिन्नता दल की प्रगति को प्रभावित करे तो वो अनुशासन की लक्ष्मण रेखा को तोड़ देती है, वो सही नहीं। हमें लगता है कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के अनुशासन समिति ने इस बारे में स्पष्ट निर्णय लिया कि मेरा डोटासरा साहब से वैचारिक मतभेद कभी हो सकता है, कभी कभी नीतिगत मतभेद भी हो सकता है, पर वो नीतिगत और वैचारिक मतभेद पार्टी की लक्ष्मण रेखा के अंदर उसका निपटारा हो, ना कि उसके बाहर प्रेस और मीडिया के माध्यम से नहीं। तब आपसे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप गुजरात के प्रभारी रहकर आपने करीब करीब बीजेपी को हरा दिया था चुनाव। सबसे बड़ी बात यह है कि नव संकल्प चिंतन क्या संदेश कैसे जाएगी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में? डोटासरा साहब ने कहा कि 2023 में राजस्थान में, 2024 में केंद्र में यूपीए की सरकार बनेगी। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को कैसे आप मात देंगे? इसका जवाब हम 2 बार दे चुके हैं। ये वही सवाल है जो आदरणीय हमारे वरिष्ठ मित्र ने पूछा और जिसकी व्याख्या मैंने